तो ये जो चैप्टर है दिस इज अनदर हेड, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। जो हमने पहले वाला सीखा था हेड, वो अदर सोर्सेज था। नाउ दिस इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। और इसकी स्कोप चार्जेबिलिटी सेक्शन 45 में एम्बेब्ड है। फॉर सेक्शन 45 says profit or gain arising on transfer of capital assets affected during the previous year shall be chargeable under this head of income if it is not eligible for exemption under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA एंड 54GB। तो ये जो दो चैप्टर है इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। एक पार्ट में तो हम कैपिटल गेन निकालना सीखेंगे और दूसरे पार्ट में हम इसकी एग्जम्पशन सीखेंगे। पहले कैपिटल गेन निकालना, फिर उस कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करना। और अगर हम ये पहली लाइन पढ़ें सेक्शन 45 की कि प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स affected in the previous year shall be chargeable under this head of income। तो इससे चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आती हैं, वो चारों चीजें प्रेजेंट होंगी तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। व्हाट आर दी फोर थिंग्स? पहली चीज कैपिटल गेन और लॉस होना चाहिए। कोई भी चीज का प्रॉफिट या गेन निकालना तो आप सभी समझते हैं कि कैसे कैपिटल गेन निकलेगा। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो गेन है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके अगर ये नेगेटिव आएगा तो लॉस है। ये तो हम सबको, अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं हम सारे, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गेन और लॉस कैसे निकाला जाता है। जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इट शुड बी इफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हमारे प्रीवियस ईयर में सेल होनी चाहिए। हमारा प्रीवियस ईयर है 2021, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 21। ये हमारा प्रीवियस ईयर है। अगर कैपिटल गेन ड्यूरिंग दिस पीरियड होएगा देन ओनली इट इज टैक्सेबल। अगर हमारे प्रीवियस ईयर से बाहर हो जाती है चीज तो इट इज नॉट टैक्सेबल। ये तो पूरे इनकम टैक्स के ऊपर हमारा रूल लगता ही लगता है कि इनकम शुड बी जनरेटेड ड्यूरिंग आवर प्रीवियस ईयर। फिर उसके बाद कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी इन एवरी काइंड, तो हर तरह की प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी whether related or not related to his business or profession, जैसे फिक्स्ड, फ्लोटिंग, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, शेयर इन पार्टनरशिप फर्म। तो ये सारी चीजें हमारी जितनी भी है, लाइसेंसेस, एजेंसी राइट्स, ये सारे कैपिटल एसेट्स हैं। मतलब कोई भी चीज आपने बेची है वो कैपिटल एसेट है एक्सेप्ट 5 को छोड़ देंगे। एक्सेप्शंस हैं, देयर आर 5 एक्सेप्शन। सबसे पहले कैपिटल एसेट क्लियर होना चाहिए आपको। तो 5 चीजें हैं जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखी हैं। पहली चीज है स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर हेल्ड इन कनेक्शन विद बिजनेस और प्रोफेशन। तो वो सारी चीजें जो हमने बिजनेस के लिए हेल्ड की हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी में डील करता है, प्रॉपर्टी खरीदता बेचता है। तो प्रॉपर्टी की सेल पर जो उसे गेन आता है वो उसका बिजनेस गेन है। प्रॉपर्टी की सेल पर जो उसको गेन आता है वो उसका बिजनेस गेन है। वही प्रॉपर्टी डीलर सोना बेचता है, सोने को बेचकर उसको जो आएगा प्रॉफिट, दैट इज हिज कैपिटल गेन। एक ज्वेलर है, ज्वेलर का काम है ज्वेलरी बेचना। ज्वेलर ने ज्वेलरी बेची, ज्वेलरी बेचने पे उसे गेन आया, तो ज्वेलर को ज्वेलरी बेचने पर जो गेन आएगा वो उसकी बिजनेस इनकम है। वही ज्वेलर प्रॉपर्टी बेचता है, शेयर बेचता है, तो जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल गेन है। शेयर ब्रोकर है, शेयर ब्रोकर शेयर बेचता है, प्रॉफिट आता है, तो जो प्रॉफिट आएगा वो उसका बिजनेस प्रॉफिट है, वो कैपिटल गेन नहीं है। वही शेयर ब्रोकर प्रॉपर्टी बेचता है, तो जो गेन आएगा दैट इज हिज कैपिटल गेन। मतलब जो जिस चीज में आप डील कर रहे हो उसको बेचने पर जो प्रॉफिट आता है
वो आपकी बिजनेस इनकम है। अदर देन दैट कुछ भी बेचोगे तो इट इज गोइंग टू बी कैपिटल गेन। फिर मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, डोमेस्टिक बिलोंगिंग्स। अगर मैं अपनी कोई डोमेस्टिक बिलोंगिंग बेचता हूं तो कैपिटल एसेट नहीं है। आप सभी प्लेयर्स को जानते हैं, सौरभ गांगुली अपना बैट बेचता है, करोड़ों में ऑक्शन होती है, जो गेन आता है वो कैपिटल गेन नहीं होता। रीजन बीइंग ही इज सेलिंग हिज पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स। इमूवेबल की बात नहीं करी, प्रॉपर्टी बेचेगा तो टैक्सेबल है। आई एम टॉकिंग अबाउट मूवेबल इफेक्ट्स। टी शर्ट बेच दी राहुल द्रविड़ ने, वो टी शर्ट ही कई करोड़ों में बिकी। ये स्टार हमारे जितने भी हैं, सलमान खान अपनी वो टी शर्ट बेच देता है, अपना वो ब्रेसलेट बेच देता है, करोड़ों रुपए में बिकता है। It is not going to be taxable as it comes under movable personal effects. मूवेबल पर्सनल इफेक्ट बेचने पर जो भी गेन आएगा वो भी टैक्सेबल नहीं होता, एक्सेप्ट ज्वेलरी बेचूंगा टैक्सेबल है, पेंटिंग बेचूंगा, ड्राइंग्स बेचूंगा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस बेचूंगा, स्कल्पचर्स बेचूंगा या एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बेचूंगा तो जो वो आएगा प्रॉफिट वो टैक्सेबल है। मेरे पास कोई एंटीक घड़ी है वो बेचता हूं, उस पर प्रॉफिट आता है, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। फिर एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में अगर लैंड सिचुएटेड है तो वो हमारी एसेट नहीं है, लेकिन अगर लैंड अर्बन एरिया में है उसको बेच दूं तो अर्बन एरिया में अगर लैंड है उसको बेचता हूं तो जो कैपिटल गेन आएगा इट इज टैक्सेबल। अब ये लैंड को डिफाइन कैसे करूंगा कि ये रूरल एरिया में है कि ये अर्बन एरिया में है? तो ये सिटी है। सिटी किसको मानते हैं? सिटी के अंदर जो है लैंड होगी वो कैपिटल एसेट है। सिटी मानते हैं जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, प्लस वहां पर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या नोटिफाइड एरिया कमेटी है एनएसी या कंटोनमेंट बोर्ड है। ये तीन चीजें हैं। एमसी जैसे चंडीगढ़ एमसी है, पॉपुलेशन चंडीगढ़ की 10,000 से ज्यादा है, यस बिल्कुल है। नोटिफाइड एरिया कमेटी है जैसे मनी माजरा है। कंटोनमेंट बोर्ड है, कंटोनमेंट बोर्ड जैसे अम्बाला कैंट है, जलंधर कैंट है, दिल्ली कैंट है। कैंट एरियाज को कंटोनमेंट बोर्ड कंट्रोल करते हैं। तो वो उसके अंदर अगर जमीन है तो वो अर्बन लैंड है, अगर वो वाली जमीन बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा। 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन हो, प्लस वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, नोटिफाइड एरिया कमेटी हो, कंटोनमेंट बोर्ड हो, अगर वो वाली जमीन बेचोगे तो वो अर्बन लैंड है, वो रूरल लैंड नहीं है। ये जो एरिया है ये बढ़ जाता है, ये 2 किलोमीटर हो जाता है अगर पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख है, 2 किलोमीटर की पेरिफेरी। फिर 1 लाख से 10 लाख हो जाता है, पेरिफेरी बढ़ जाती है, ये 2 किलोमीटर। फिर ये 6 किलोमीटर का एरिया हो जाता है अगर पॉपुलेशन 1 से लेकर 10 लाख है। मोर देन 1 लाख बट लेस देन 10 लाख। और ये एरिया बढ़कर 8 किलोमीटर हो जाता है अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो जाती है, मोर देन 10 lakhs। 8 किलोमीटर के बाद कोई भी एरिया अर्बन एरिया नहीं होता। इट इज मैक्सिमम 8 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी लिमिट्स। सिटी लिमिट किसे कहते हैं वो भी सुन लो। जैसे चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ स्टार्ट्स, अगर हम जीरकपुर की तरफ से आए तो वहां पर ओपन हैंड साइन लगाया ऐसे करके, तो वो जो ओपन हैंड साइन लगा है वो वहां पर लिखा है वेलकम टू द सिटी ब्यूटीफुल। उसके बैक साइड पे लिखा भी होता था, आजकल शायद नहीं है, वेलकम थैंक्स फॉर योर विजिट या कम अगेन। पुराने बोर्ड लगे कहीं भी देखोगे तो वहां लिखा होता है सिटी लिमिट, मतलब सिटी यहाँ खत्म हो जाती है। तो वो वहां से 8 किलोमीटर बेटा, वो सिटी लिमिट होती है। सिटी लिमिट से 8 किलोमीटर की पेरिफेरी। तो सारे एसेट कैपिटल एसेट्स हैं। अगर उनकी बात हम करते हैं, सारे एसेट्स कैपिटल एसेट्स माने जाते हैं सिर्फ इन 5 को छोड़कर। वो 5 कौन से हैं हम बात कर रहे हैं उनकी? स्टॉक इन ट्रेड और रॉ मटेरियल हेल्ड इन कनेक्शन विद बिजनेस और प्रोफेशन, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट एक्सेप्ट ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस,
sculptures or any other work of art. एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया भी एसेट नहीं होती। और ये नंबर 4 और 5 पे आप देख पा रहे हैं 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स एंड स्पेशल बीरर बॉन्ड्स। ये 5 एसेट्स हैं जो इनके बेचने पर अगर कैपिटल गेन होगा तो दे आर नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है, दिस इज अगेंस्ट गोल्ड। आपने गोल्ड फिजिकल फॉर्म में ना रखकर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा रखा है और ETF टाइप, तो वो जो पैसे से आपको पैसा आएगा, उस गेन आएगा, वो आपको टैक्सेबल नहीं होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेशल स्कीम्स हैं, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के हिसाब से ये लास्ट वाले दोनों नहीं आते हैं, बेटा हमें पूछता नहीं है वो। तो फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारी 3 चीजें क्लियर हो गई। पहली बात, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, गेन होना चाहिए और कैपिटल एसेट होना चाहिए। आगे जब हम कैपिटल एसेट को डिफाइन करते हैं तो 2 तरह के कैपिटल एसेट आ जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब कैसे शॉर्ट टर्म बनेगा, कैसे लॉन्ग टर्म बनेगा, किस एसेट को लॉन्ग टर्म में डालेंगे, किसको शॉर्ट टर्म में डालेंगे, ऐसा कोई फंडा नहीं है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करने का। बहुत अच्छी सिल्वर लाइनिंग हमारे एक्ट ने दी है, एक्ट ने बड़ा क्लियरली करा है। तो यहां से पढ़ते हैं, पहले इससे पढ़ेंगे हम। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिस्टेड वाले, जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड्स held by the SSC for a period of 12 months immediately before the transfer. अगर ये शेयर्स, डिबेंचर्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड्स 1 साल के अंदर अंदर मैं बेच देता हूं तो शॉर्ट टर्म है, और अगर 12 महीने की रखने के बाद बेचता हूं, 12 महीने के बाद बेचूंगा तो इट विल बी रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म। जो एसेट मैं 12 महीने के अंदर अंदर बेच देता हूं वो शॉर्ट टर्म, ये वाले एसेट, और अगर 12 महीने के बाद बेचूंगा तो दीज विल बी रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म। इसी के नीचे दूसरा पॉइंट है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, इनके लिए 24 मंथ्स। इक्विटी शेयर्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स कह सकते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट्स 12 महीने के लिए, अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज 24 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म है, और 24 मंथ्स के बाद दिस बिकम लॉन्ग टर्म। इसके बाद जो डेप्रिशिएबल एसेट है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है, वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं होता। जिस एसेट की WDV गिवन है, WDV स्टैंड्स फॉर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन है, जिस किसी पर्टिकुलर एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है वो शॉर्ट टर्म रहता है, वो लॉन्ग टर्म होता ही नहीं है। इट ऑलवेज रिमेन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट रहेगा, वो लॉन्ग टर्म होएगा ही नहीं, तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा बाकी सारे एसेट्स के लिए एक ही रूल है, वो रूल है कि अगर एसेट 36 मंथ्स तक हमने रखा है, इट इज केप्ट बाय द एसएससी फॉर ए पीरियड ऑफ 36 मंथ्स, 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया। ज्वेलरी है, मैंने खरीदी थी जिस दिन, उसके 3 साल के अंदर अंदर बेच दी तो शॉर्ट टर्म है, 3 साल के बाद बेची है तो लॉन्ग टर्म है। जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। यहीं से डिफरेंस है, यही इंपॉर्टेंट है। पहले, सबसे पहले आपने देखना है कि कैपिटल एसेट है कि नहीं है। वो हमारा कैपिटल एसेट, सारे एसेट्स कैपिटल एसेट है एक्सेप्ट द 5। फिर उसके बाद हमने ये डिसाइड करना है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है। शॉर्ट टर्म कैसे बनता है, अगर विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बेच दिया, या 24 मंथ्स बेच दिया, या 36 मंथ्स बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म है। और अगर 12 मंथ्स हो गए हैं, 24 मंथ से भी ज्यादा हो गए हैं, 36 मंथ से भी ज्यादा हो गए हैं, 36 मंथ्स के बियॉन्ड कोई भी एसेट शॉर्ट टर्म नहीं रहता, इट बिकम्स लॉन्ग टर्म एक्सेप्ट डेप्रिशिएबल एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट जितने मर्जी पुराने हो वो हमारे शॉर्ट टर्म ही रहते हैं, दे नेवर बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा,
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फोर्थ, मैंने कहा था आपको 4 चीजें बड़ी जरूरी है। पहली बात थी कैपिटल गेन होना चाहिए, दूसरी बात थी प्रीवियस ईयर होना चाहिए, तीसरी बात थी कैपिटल एसेट होना चाहिए, और नंबर 4 ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर ट्रांसफर ही नहीं हुई फिर कैपिटल गेन नहीं निकालना। सारी चीजें हैं बट इट इज नॉट ए ट्रांसफर। फादर की डेथ होगी, फादर की प्रॉपर्टीज उसके सन के पास चली गई बाय हिज विल, इट इज नॉट ए ट्रांसफर। सारा कुछ हुआ, कैपिटल एसेट मूव कर गया, प्रीवियस ईयर में कर गया, हैवी कैपिटल एसेट था, but it is not within the definition of transfer, so it is not taxable under this head. चारों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर भी होना चाहिए, गेन और लॉस भी होना चाहिए, हमारे पास उसकी कैपिटल एसेट भी होना चाहिए, और ट्रांसफर भी होना चाहिए। और ट्रांसफर क्या है, ये 5-6 चीजें ट्रांसफर की डेफिनेशन में रखी हैं। सेल, सेल आप सभी समझते हैं। एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम की है। रिलिंग्विशमेंट, रिलिंग्विशमेंट होता है टू गिव अप द राइट्स ऑफ द एसेट। एक्सटिंग्विशमेंट, टू कम टू एन एंड ऑफ किसी एसेट की जो उसकी वो है उसका एंड हो जाना, उसके राइट्स का। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपकी जमीन एक्वायर कर लेती है, कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। डीम्ड ट्रांसफर, any transaction involving or allowing of possession of immovable property under Transfer of Property Act, all these result in transfer। ये सारी की सारी बेटा ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर कवर की है। फिर ये डीम्ड ट्रांसफर एक्ट ने कहा कि ये 4-5 चीजें डीम्ड ट्रांसफर है, ये हम लेटर ऑन सीखेंगे जब इसका क्वेश्चन कराएंगे, अभी हम डीम्ड ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर आप फुल नोट्स पढ़ेंगे तो वहां पर एक्ट ने ये भी लिख के दिया कि ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, ये एक्सक्लूडेड है, तो वो भी हम सीखेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल कोई यूटिलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी हमारी इतनी है कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना आना चाहिए। बस आपने सिर्फ इतना ही देखना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म में। अगर आपका एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं। वेरी इजी टू कंप्यूट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले आप लिखें सेल कंसिडरेशन, सेल प्राइस, सेल कंसिडरेशन मीन सेल प्राइस। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जमीन खरीदी थी 4 लाख रुपए की, उसके ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, ग्राउंड फ्लोर बना दी, और विद इन 2 इयर्स मैंने वो बेच दी प्रॉपर्टी। 4 लाख की खरीदी थी, 6 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन पे लगा दिया, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलर को दिया, 11 लाख रुपए, और अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी मैंने 25 लाख की बेच दी। 25 लाख सेल प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट जितने में खरीदी थी 4 लाख, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट 6 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 14 लाख। ये तरीका है, सिंपल फार्मूला है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर डेप्रिशिएबल एसेट पे निकालना है, डेप्रिशिएबल एसेट मींस जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन होगी, हम लिखेंगे सेल प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 1 अप्रैल 2020 माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर ये नेगेटिव आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब हाउ टू कंप्यूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके लिए ये फॉर्मूले हैं, सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। पॉजिटिव आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
minus indexed cost of improvement minus selling expenses. How to do indexing? इंडेक्सिंग करने के बेसिकली तो 4 फार्मूले हैं, बट जिनसे हमें समझ आएगी वो 2 है पहले, 1A और B। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे हैं, तो 2 वेज हैं इसे कैलकुलेट करने के। पहला है when assets were acquired before 1/4/2001। ये 1/4/2001 ही क्यों लिया गया है? 1/4/2001 ये हमारा बेस ईयर किया हमने, 2001 2002 को हमने बेस ईयर लिया है। ये बेस ईयर भी हमारी ये मोदी सरकार ने अभी आकर बदला, उससे पहले जो था वो 81 82 बेस ईयर लिया करते थे हम। ये बेस ईयर इस सरकार ने आकर बदल दिया, कोई बात नहीं है, चेंज करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले 61 62 बेस ईयर हुआ करता था, तो ईयर बदलता रहता है, तो जो बेस ईयर है उससे चलाते हैं हम इसको, सारे चैप्टर को। तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन करने की, कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो टेक्निकल एरर्स है, टेक्निकल चीजें है। तो अगर 2001 से पुराना एसेट है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। आपको कॉस्ट भी गिवन होएगी, आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट भी गिवन होएगी। आपने सिर्फ कंपैरिजन करना है। मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी जो हमने 1960 में खरीदी थी, 1960 में खरीदी थी 4 लाख की, अब उसकी कॉस्ट है 42 लाख रुपए, तो विच एवर इज हायर 42 लाख ले लेनी है, इनटू CII वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ सेल। हमारा ईयर ऑफ सेल है 2021 और 2021 की वैल्यू है 301, तो ऊपर आएगा 301 CII वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ सेल। ये गवर्नमेंट की इन्फ्लेशन इंडेक्स टेबल होता है। ये गवर्नमेंट मानती है जो चीज 1-2 में 100 रुपीज की थी वो 2021 में 301 की हो गई, वैल्यू बढ़ गई। तो ये आपकी ईयर ऑफ सेल हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा तो ये 301 ही रहेगी हमेशा। तो CII वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ सेल 301 अपॉन CII वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ 2001-2। 1-2 से पुरानी है तो 1-2 की लगेगी 100, और अगर एसेट 1/4/2001 के बाद एक्वायर किया है तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ सेल 301 ही रहेगा, अपॉन CII वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। 2001 के बाद हमारे पास टेबल है 1-2 की 100, 2-3 की 105, 3-4 की 109, 113, 117, ऐसे वैल्यूज गिवन है हमें, तो वो आपको याद भी नहीं करनी, क्वेश्चन में मेंशन होएंगी भी इस ईयर में, जिस ईयर में ये एसेट एक्वायर किया है उस ईयर की वैल्यू कितनी है, तो आपने वो वैल्यू लगा देनी है। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के 2 फार्मूले हैं। ऐसे ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालनी है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालने के 2 फार्मूले हैं अगेन वैसे ही। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले इंप्रूवमेंट करिए, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है वैल्यू एडिशंस। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले की एडिशंस हैं तो वो जो है उसको इग्नोर कर देना है, और अगर आफ्टर 1/4/2001 इंप्रूवमेंट हुई है तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह ये वर्ड बदल के कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर रहे थे तो यहाँ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू CII वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ सेल, दैट विल बी 301, अपॉन जिस ईयर में इंप्रूवमेंट की है उसकी CII वैल्यू लेनी है। CII स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू, तो वो हमें गिवन होएगी क्वेश्चन में। और ये जितना देखने में घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसके फार्मूले देख लें, पढ़ लें, और ये करने में उतना ही ईजी है जितना ये देखने में मुश्किल लग रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ फार्मूलों की गेम है। फार्मूले आ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करना 1 मिनट में आ जाए।